नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे 1981 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने स्विट्जरलैंड और जर्मनी की 3 कंपनियों में 3 बार बम से हमला किया। आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर मोसाद ने ऐसा क्यों किया। इसका कारण था कि ये कंपनियां पाकिस्तान को एटम बम बनाने में मदद कर रही थीं। ये कंपनियां जिम्मेदार थीं कि कैसे पाकिस्तान, जो उस वक्त किसी भी हालत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहता था, उसमें ये उसकी मदद कर रही थी। और ये दावा है स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित अखबार NZZ का। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने स्विस अखबार की इस खबर की जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसा संदेह था कि जब अमेरिका इन 3 कंपनियों को पाकिस्तान को एटॉमिक सहायता देने से रोक नहीं पाया, तब इन 3 कंपनियों पर 1981 में बम धमाके हुए। ये माना जाता है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। स्विस अखबार के अनुसार इजराइल के लिए पाकिस्तान, जो एक इस्लामिक देश है, के पास एटम बम होना उसके वजूद पे खतरा था। ऐसे में इजराइल किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेता था। इसलिए इन 3 कंपनीज का पाकिस्तान को एटम बम बनाने में खुलकर मदद करना इजराइल को खटकने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि जब अमेरिका इन 3 कंपनीज को समझाने में नाकाम रहा, फिर मोसाद के पास कोई और चारा नहीं था। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान प्रोविंस के चगाई डिस्ट्रिक्ट के रास्को हिल्स में 5 साइमल्टेनियस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन टेस्ट का कोड नाम था चगाई 1 और यह पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। ठीक 2 दिन बाद यानी 30 मई को पाकिस्तान ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था चगाई 2। स्विस अखबार NZZ के अनुसार 1980 के दशक में पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में काफी करीबी से काम किया, जिसमें स्विट्जरलैंड और जर्मनी की इन 3 कंपनियों ने उसकी बहुत सहायता की और इस बात पर काफी रिसर्च की जा चुकी है। अब बर्न और वाशिंगटन से जो नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं, उससे ये तस्वीर और साफ हो जाती है। स्विस इतिहासकार एड्रियन हनी के अनुसार मोसाद संभवतः इन धमाकों के पीछे था। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। उस वक्त उन धमाकों का क्रेडिट एक नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन साउथ एशिया नाम की एक संस्था ने लिया। ये एक नामालूम संस्था थी और इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस संस्था के ऊपर जिम्मेदारी ली वो मोसाद को पिक्चर से हटाने के लिए थी। NZZ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम का पितामह कहा जाता है, ने 1980 के दौरान यूरोप की काफी यात्रा की और काफी प्रयास किया कि पश्चिमी इंस्टीट्यूशन और कंपनी से वो एटम बम का ब्लूप्रिंट और तकनीक ले सके। इस अखबार के अनुसार 1987 में ज्यूरिख में एक होटल में खान ने ईरान की ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटॉमिक एनर्जी के डेलीगेशन से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि ईरान के डेलीगेशन की अध्यक्षता मसूद नारगी कर रहा था, जो ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन का चीफ था। इसके अलावा 2 जर्मन इंजीनियर गटाराद लेरच और हेकिंस मेबस, जिन्होंने अमेरिका में अपनी PhD की थी, वहां उपस्थित थे और पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने में, एटम बम बनाने में मदद कर रहे थे। केवल ज्यूरिख में ही ये मीटिंग नहीं हुई, इसके अलावा इन लोगों की कई मीटिंग्स दुबई में भी हुई। NZZ की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में वॉशिंगटन के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने डिप्लोमेटिक दस्तावेजों को छापा है, जिसमें यह दिखता है कि अमेरिका स्विट्जरलैंड और जर्मनी के गैर जिम्मेदाराना रवैये से बहुत नाराज था। और इन राजनयिक लेटर्स में यह भी स्पष्ट है कि कैसे अमेरिका बर्न के तौर तरीकों को एकदम हैंड्स ऑफ अप्रोच मान रहा था और उसने ये इल्जाम लगाया कि कैसे लोकल अथॉरिटीज इस नाजुक मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सारे लेटर्स इस बात की भी गवाही देते हैं कि कैसे न्यूक्लियर बम और गैर कानूनी तरीके से उसके बढ़ावे पर ये देश दुनिया को कितना ज्ञान देते हैं, लेकिन जब भी ऐसी हरकत करके पैसे कमाने की बात आती है तो ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये इनका जो दोमुहा रवैया है, ये एकदम सामने आ जाता है और एकदम स्पष्ट हो जाता है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए TV 9 डिजिटल।